अच्छी तरह से साफ करो। संभाल के। हाँ, कटा हुआ सर। माय गॉड, तो इसके सर के साथ इसका हाथ भी जुड़ा हुआ है। शरीर का बाकी हिस्सा भी तो होना चाहिए आसपास। काम करो, पेड़ के आसपास देखो और कुछ मिलता है क्या। देखो। सर कितनी बेरहमी से काटा है सर और हाथ को। और सर ऐसा कोई क्यों करेगा? यहाँ इस हालत में किसी की लाश को दफनाने का क्या मतलब है? सिर्फ सिर और हाथ। पार्क तो ऐसी जगह है जहाँ पे काफी सारे लोग आते जाते रहते हैं। सचिन, विवेक, एक काम करो, पार्क में आसपास अच्छी तरह से देखो कुछ मिलता है क्या। एक बात बताओ, तुम में से किसने इस हाथ को पहले देखा? साहब, ये कटा हुआ हाथ सबसे पहले मैंने देखा। तुमने देखा? जी साहब। तुम क्या करते हो इधर? जी साहब, साफ सफाई करते हैं। सफाई करते हो? इधर आओ, जरा बताओ, ये पार्क क्या 24 घंटे खुला रहता है? नहीं साहब, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड नहीं है क्या? नहीं साहब, यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं रहता। ये पार्क सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। इसका मतलब है ये काम तब किया गया जब ये पार्क या तो बंद था या फिर पार्क में कोई भी नहीं था उस वक्त किया है। सर, हाँ सर यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं मिला सर। अबे कुछ नहीं मिला सर। कुछ भी नहीं मिला? ये कैसे हो सकता है? अपने शरीर का बाकी का हिस्सा कहाँ पर दफना दिया है? कहाँ छुपाया होगा? कोई बात नहीं, पता तो लगा ही लेंगे। इससे पहले एक काम करो, ये सिर और हाथ साळुंखे के पास भेज दो और इस आदमी का चेहरा, उसका स्केच सारे न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन चैनल्स पर भेज दो। माय गॉड, ये क्या है? क्या हो सकता है? अरिका, मुझे तो एक कोई कागज का टुकड़ा दिखाई देता है। साफ करके देखते हैं क्या है। डॉक्टर साहब, ये आपके हाथ में क्या है? दया, ये मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है। कागज का टुकड़ा मिला कहाँ से आपको? यहाँ से, इसकी उंगलियों के बीच में फंसा हुआ था ये। मगर इसकी उंगलियों के बीच में ये कागज का टुकड़ा कैसे पहुंचा? या मुझे लगता है इस आदमी ने कोई कागज को अपने हाथ में छुपाने की कोशिश की होगी और ये कागज का टुकड़ा इसकी उंगलियों के बीच में फंस गया। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा क्या है इस कागज के टुकड़े में? अरे भाई, तो चेक करने जा रहा था। क्या आप लोग आ गए? साफ करके देख लीजिए ना, पता चल जाएगा। देखते हैं। दया, ये तो कोई अखबार का टुकड़ा जैसा लग रहा है। बहुत ही पुराना अखबार का टुकड़ा। सर, इसमें फोटो जैसा कुछ है। कोई घटना या दुर्घटना की फोटो है। राइट राइट, यस। सर, ये चौक लाइन से लगता है कि ये कोई हादसे की तस्वीर है। मगर सर, उसने ये फोटो छुपाया क्यों? कोई तो कारण होगा। इस आदमी के बॉडी के पार्ट्स हमें मिले हैं, हो सकता है उसका इस हादसे से कोई ना कोई संबंध हो। ये क्या? ये, हाँ सर, डेट जैसा कुछ है। हाँ मतलब ये अखबार करीब 14-15 साल पुराना है। एग्जैक्टली। सर, हाँ, यहाँ पर कुछ है। क्या है? क्या है? ये देखिए, इसके जीप के अंदर एक नंबर छपा हुआ है। देखिए, जीप के अंदर नंबर। नंबर 3? सर, जीप पे नंबर 3 छापने का क्या मतलब है? ये केस तो कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। पहले इस आदमी की उंगलियों के बीच में 14-15 साल पुराने अखबार की कटिंग, जिसमें एक हादसे की फोटो है, और अब ये जीप में नंबर। इस आदमी का किसी न किसी जुर्म के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हेलो, हाँ, रिपोर्ट्स आ गई? क्या पता चला रिपोर्ट से? थैंक यू सर। ये एक आदमी नहीं है। एक आदमी नहीं है मतलब?
ये सर किसी और आदमी का है और ये हाथ किसी दूसरे इंसान का। मतलब दो अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट एक ही जगह पे मिले? हाँ, पहले पेपर की कटिंग, अब ये जीभ में नंबर, 2 लोगों का खून। हमें जल्दी से ये पता करना होगा कि ये 2 लोग आखिर है कौन। अरे यार, ये क्या चक्कर है? एक और झटका। हाँ फ्रेडी, बहुत बड़ा झटका। ये इस आदमी के नाखूनों का रंग नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नाखून चेक करने के बाद पता चलेगा। इसे साफ करके चेक करते हैं। ओ, अब आई बात समझ में। क्या हुआ डॉक्टर साहब? दया, ये आदमी कोई बहुत हैवी डोज ले रहा था किसी दवाई की। कौन सी दवाई सर? वेरिऑक्सिबिन। वेरिऑक्सिबिन? हाँ दया, ये दवाई कैंसर पेशेंट लेते हैं। ये बहुत महंगी दवाई है, आसानी से नहीं मिलती है। और जब तक कोई कैंसर स्पेशलिस्ट अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करता है, तब तक ये दवाई किसी को नहीं मिल सकती। तो फिर इस शहर के सारे कैंसर हॉस्पिटल्स में चेक करना चाहिए। अबे क्या? तो औरतों ने इस आदमी का चेहरे का स्केच पहचान लिया? सर, विनय जी की वाइफ ने ना, और उनकी सेक्रेटरी आन्या। सॉरी, ये जो कुछ भी हुआ, क्या आप बता सकते हैं नैना जी, ये सब हुआ कैसे? कल शाम को सब्जियां लेने मार्केट गए थे, वापस नहीं आए। पता नहीं ये कैसे हो गया। मुझे ये भी पता नहीं कि उनके साथ ये किसने किया, क्यों किया। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि मेरे पति विनय अब नहीं रहे। जब वो घर वापस नहीं आ रहे थे तो आपने कोशिश नहीं की उन्हें कांटेक्ट करने की? मैंने उनको हर 2 मिनट के बाद फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। ये विनय करते क्या थे? सर, वो लॉयर थे। वकील थे? जी सर। तो क्या आप दोनों बता सकती हैं कि किसने किया होगा? ये किसी पर शक है आपको? सर, ऐसा तो कोई याद नहीं। विनय सर बहुत ही नेक और शरीफ इंसान थे। वो लॉयर थे, पता नहीं किसी केस के सिलसिले में किसी के साथ कोई दुश्मनी हो तो पिछले कुछ दिनों में आपसे उन्होंने कुछ बताया, या फिर आपने महसूस किया हो कि वो किसी केस को लेकर परेशान हो? मेरे पति विनय कोई भी केस के बारे में मुझसे कोई डिस्कशन नहीं करते थे। अभिजीत, समझ में नहीं आता कौन खून कर सकता है विनय का। बड़ी अजीब बात है ये। सर, जिस बेरहमी से विनय का खून हुआ है, ऐसा लगता है कि खूनी के दिल में विनय के लिए काफी जहर भरा था, काफी नफरत करता था वो। वही लगता है। सर, सालुंके साहब को ब्रेसलेट पर कुछ मिला है। अच्छा, क्या मिला है? ब्रेसलेट का लोगो। ब्रेसलेट का लोगो? अभिजीत, ये देखो, ऐसा कुछ वी जैसा लिखा हुआ है। वी जैसा ही कुछ है। विक, कंप्यूटर में चेक करो, देखो ऐसा लोगो किस ज्वेलर का है। यस सर। हाँ अभिजीत, आप लोगों ने यहाँ आके हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लेंगे। थैंक यू सर, लेकिन आप मेरे पति के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढ निकालिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज। मिल गया सर, वरदान ज्वेलर्स। ये वही दुकान है जो अपनी सारी ज्वेलरी पे इसी तरह का लोगो इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर है ये वरदान ज्वेलर? सर, पेंड्रा वेस्ट। पेंड्रा वेस्ट, वरदान ज्वेलर्स। अभिजीत, इस वरदान ज्वेलर्स से पता चल जाएगा कि ब्रेसलेट खरीदा किसने था। बहन की शादी को 1 हफ्ता रह गया सर। आप घबराइए मत, कल शाम तक आपके गहने आपके घर पहुंच जाएंगे। नक्की? पक्का।
मैं खुद आ जाऊं? नहीं नहीं, आप बस कल शाम तक गहने भिजवा दीजिए। ये सब अब मेरी जिम्मेदारी है। आप इत्मीनान से घर जाकर सो जाइए। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। आइए सर, शादी है। नहीं कुछ देखना चाहते हैं? आइए ना सर, बैठिए। आराम ने जरा कस्टमर को देखना। नहीं, हम दिखाते हैं आपको कुछ। आप लोग कुछ दिखाना चाहते हैं? घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। कुछ प्रूफ है? सीआईडी की? हाँ, ये ब्रेसलेट देखिए, ये आपकी दुकान का है? ठीक कहा आपने, ये मेरे दुकान से ही बना हुआ है। कहाँ मिला आपको? एक हाथ पे था ये। ब्रेसलेट तो हम हाथ के ऊपर ही पहनते हैं ना। हाथ कटा हुआ था। किसका हाथ था सर? यही पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या बता सकते हैं कि ये ब्रेसलेट किसने खरीदा था आपके यहाँ से? ऐसे ब्रेसलेट बहुत कम लोग बनवाते हैं, शायद 4 से 5 पीसेस ही बनवाए थे हमने। सर फिर तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये 4-5 ब्रेसलेट्स किस किसने बनवाए थे। ये सही कहा मैडम ने। बता सकते हैं? मैं अभी दिखाता हूँ सर। श्रेया, इन सबके नाम और फोन नंबर्स नोट कर लो। जी। देखिए सर। अरे वाह, एड्रेस भी नोट किया है? जी सर। राजेश 401 सिल्वर रिंग, शांतिनगर, बांद्रा। सुभाष कांदिवली में रहता है। सुनील पनवेल का रहने वाला है, और रोकंडा ये बोरीवली में रहता है। इन सबके घर चल के देखना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर, आपने अपॉइंटमेंट लिया? मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर फ्रेडी। हेलो सर, आप यहाँ कैसे? मुझे आपकी मदद चाहिए थी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में वेरियोक्साबेन नाम की दवाई यूज की जाती है या नहीं? नो सर, ऐसी कोई दवाई यहाँ इस्तेमाल नहीं होती। ये बहुत ही रेयर दवाई है। थैंक यू। सर ये ब्रेसलेट काफी महंगा है, इसे खरीदने वाले चारों भी बहुत अमीर होंगे। हाँ श्रेया, ये बात तो है, पर इन चारों में से ये ब्रेसलेट पहना किसने? राजेश, सुभाष, सुनील या रोकंडा? ये तो वहाँ घर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हारा रोना धोना सुनने के लिए मैं सीआईडी में नहीं हूँ फ्रेडी। काम खत्म करो और इसी वक्त केयर हॉस्पिटल में आ जाओ, इसी वक्त। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मुझे आपके हॉस्पिटल के किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट ली थी? जी नहीं। सर आपका नाम? एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। ओह, सीआईडी से। आप लोगों को तो तकलीफ होते रहती होगी। मैम प्लीज जरा डॉक्टर साहब को बुलाइए, मुझे जरूरी काम है। डॉक्टर चंद्रा बस आते ही होंगे। ओके। लो आ गए। हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके। अमित, क्या पता चला वेरियोक्साबेन के बारे में? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इसी वक्त आ जाओ केयर हॉस्पिटल में। ओके। एक मिनट, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये दवा आप किस तरह से ले रही हैं? पहला डोज सुबह नाश्ते के बाद, दूसरी दोपहर को क्यों, जबकि मैंने लिख कर दिया था कि आपको शाम को लेना है। मैम आपको मालूम है आपके नाक से और दिमाग से खून आ सकता है। आप अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल में आके मुझसे मिलिए। ये पेशेंट है ना? डॉक्टर चंद्रा। यस। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। क्या हुआ? एक दवाई है वेरियोक्साबेन नाम की, क्या आपने उसके बारे में कुछ सुना है? वेरियोक्साबेन? जी बिल्कुल सुना है, और मैं अपने पेशेंट को दे भी रहा हूँ। आप ये दवाई अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं? जी। तो मैं सही जगह पर आ गया। बता सकते हैं कितने पेशेंट्स को दे रहे हैं आप? अब तक यही कोई लगभग 3 पेशेंट्स को दिए। 3 पेशेंट्स को? जी हाँ। आप रेडी? देखो डॉक्टर साहब 3 पेशेंट्स के नाम देंगे, वो लिख लेना। अब बोलिए। पहले हैं वैभव, ये सांता क्रूज के रहने वाले हैं। वैभव। दूसरे हैं अरुण, ये अंधेरी में रहते हैं। अंधेरी। और तीसरे हैं रोकांडा, ये बोरीवली से हैं। रोकंडा? जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। इट्स माय प्लेजर। सर वैसे हुआ क्या है? खून का मामला है। खून का मामला है? जी। देखिए सर, अगर इस मामले में किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। आमिना, देखो इन 3 पेशेंट्स के नाम मिले जो लोग ये दवाई ले रहे हैं। इन तीनों पेशेंट्स की जानकारी दया और बाकी लोगों को देना। विनीत का फोन। हाँ विनीत। सर, हमें यहाँ से 3 पेशेंट्स के नाम मिले हैं। क्या हॉस्पिटल से 3 नाम मिले? जी सर। अच्छा, जो ब्रेसलेट हमें लाश के हाथ पर से मिला, वैसे ब्रेसलेट 4 लोगों ने खरीदे हैं। 4? हाँ, 4 लोगों ने। उनके नाम है राजेश, सुभाष, सुनील और रोकंडा। रोकंडा? हाँ, रोकंडा। ये नाम तो हमारी लिस्ट में भी है सर। हाँ? यस सर। ओह ठीक है, हम उसके घर जाते हैं। ओके सर। ओके। ये रोकंडा कहाँ रहता है? बोरीवली में सर। बोरीवली में। ये रोकंडा वही फेमस सिंगर तो नहीं जिसके शोज होते रहते हैं? लगता तो वही सर। सर अगर ये वही फेमस सिंगर है और वो कटा हुआ हाथ उसी का है तो मीडिया में तो वो कटा हुआ हाथ रोकंडा का है या नहीं, या फिर उसने ये ब्रेसलेट किसी को गिफ्ट दिया है, ये तो बेल बजाने के बाद ही पता चलेगा।
बोलिए साहब। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? हम लोग सीआईडी से हैं, रोकांडा से मिलना चाहते हैं। रोकांडा? हाँ, वो यहीं रहते हैं ना? जी बिल्कुल यही रहते हैं। और आप? मैं उनकी पत्नी त्रिया। कहाँ है वो? घर पर नहीं है क्या? आप यहाँ बैठिए प्लीज। आप रो क्यों रही हैं? रोकांडा कहाँ है? उनका कल से कोई अता पता नहीं है। बता के नहीं गया कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर। आखिरी बार कब देखा था आपने उन्हें? कल, और आज उनका शो भी था। कितने फोन्स आ रहे हैं सुबह से, क्या बताऊं मैं, किसको बताऊं कि रोकांडा कहाँ है। इनफैक्ट उनका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर। प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं सर? आज सुबह मैंने पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई थी। मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई आपने? गायब कहाँ हो गया? ये ब्रेसलेट? सर ये तो, हाँ वही ब्रेसलेट है। इसका मतलब वो कटा हुआ हाथ रोकांडा का था? शायद। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि रोकांडा को कैंसर की बीमारी है? हाँ, पर आप लोगों को? ऐसे ही। अच्छा रोकांडा के बारे में कुछ जानकारी मिले तो हमें इन्फॉर्म कर देना। जी सर। थैंक यू। हेलो। हाँ क्या? कहाँ पे? पनवेल के हाईवे पे और भी बॉडी पार्ट्स मिले? तुमने फोन करके खबर दी लाश के टुकड़ों के बारे में? हाँ साहब, मैंने बड़ा पाव खाने के बाद कागज फेंकने के लिए जैसे ही कचरे के डिब्बे के पास आया तो मैंने ये देखा। तुम वहां खड़े थे, दूर जाओ। खोलो से। बॉडी के टुकड़े तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमें उस पार्क में मिले थे। हाँ सर, इस लाश की हालत बिल्कुल वैसी है जैसे पहले की है। और सर बाकी का शरीर भी गायब है। खूनी ने लाश के टुकड़े को बड़ी सफाई के साथ इस प्लास्टिक की थैली में डाल के यहाँ पे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। लेकिन सर कोई खूनी ऐसा क्यों करेगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ। सर कहीं इन दोनों का खूनी कोई एक इंसान तो नहीं है? हो सकता है निखिल, मैं इस तरह से लाश को काट के फेंकने का क्या मतलब हो सकता है? इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। एक मिनट, जरा हाथ हटा। इसका चेहरा देखो जरा ध्यान से। सर कहीं ये रोकांडा तो नहीं? ये वही फेमस सिंगर रोकांडा है। सर इसका मतलब पहले किसी ने इसे किडनैप किया और फिर इसका खून कर दिया। ऐसा लगता है श्रेया। मुझे तो लगता है कि वो वकील विनय उसे भी पहले किडनैप किया और मारा है। सर जिस तरह से इन दोनों का खून हुआ है विनय और रोकांडा का, उससे तो यही लगता है कि खूनी की इन दोनों से कोई जादुई दुश्मनी है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके दिल में इन दोनों के लिए बहुत नफरत भरी हो। जिस तरह से लाश को काटा गया है ऐसा ही लगता है। श्रेया, रोकांडा की बीवी को फोन करके उसकी मौत के बारे में इन्फॉर्म करो। सर मैं जानता हूँ श्रेया, बहुत मुश्किल काम है। क्या करें, तुम्हारा काम ही कुछ ऐसा है। फोन तो करना पड़ेगा। यस सर, मैं समझती हूँ। निखिल, इस बॉडी के पार्ट्स को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। हेलो मिसेस त्रिया। क्या हुआ साळुंखे? इतना परेशान क्यों दिख रहा है तू? बॉस बात ही ऐसी है, तुम्हें पता लगेगा ना, तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है। ऐसे क्या बात पता चल गई साळुंखे साहब? बात ये है कि ये सर जो आप पिछली बार लेकर के आए थे वो इस हाथ से मैच करता है जो आप अभी लेकर के आए। मतलब ये कि इस बार लाया हुआ हाथ और पिछली बार मिला हुआ सर वो एक आदमी का है, और पिछली बार लाया हुआ हाथ और इस बार मिला हुआ सर वो दूसरे आदमी का है। मतलब ये लाश लॉयर विनय की है और ये रोकांडा की? बिल्कुल। मतलब खूनी ने दोनों लाशों को काटा, उनके अंगों की अदला बदली की, फिर अलग अलग जगह पे छुपा दिया। ये चल क्या रहा है खूनी के दिमाग में सर? हाँ सर, कोई खूनी ऐसा क्यों करेगा? लगता है पूरा पागल है सर, कोई साइकोपैथ है। कोई ना कोई वजह तो है विवेक, कोई ना कोई वजह तो है जो खूनी ऐसे कर रहा है। सिरा जी क्या वजह हो सकती है ये सब करने की? यही तो पता लगाना है सचिन कि ये खूनी ऐसे वैश्यपन पर क्यों उतर आया। एक बात और बॉस,
क्या? वो ये, उस सर की जीभ पर भी वैसा ही अंक लिखा हुआ है जैसा इस जीभ पर लिखा हुआ है। मतलब विनय की जीभ पर जो 3 नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही 3 नंबर रोकांडा के जीभ पर। बिल्कुल वैसा ही 3 नंबर। क्या राज हो सकता है इस 3 नंबर का? सर हो सकता है कातिल हमें कुछ दिखाना चाहता हो, इसलिए उसने इन लाशों की जीप पर ये नंबर लिख दिए। हाँ, दिखाना तो चाहता है जरूर ये खूनी हमें। और फिर ये नंबर 3, इस नंबर 3 का कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है विनय और रोकांडा के बीच में। सर कुछ तो छुपा इन फोटोग्राफ में, कुछ तो कहने की कोशिश कर रही हैं ये फोटोग्राफ्स। मगर क्या अभिजीत, क्या हो सकता है? अभिजीत, बॉडी पार्ट्स को देखो, किसी खास तरीके से रखे गए हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा लगता है कि कोई शेप दिया गया है, कोई आकार है। एग्जैक्टली अभिजीत। अभिजीत, मुझे लगता है ये इंग्लिश का अल्फाबेट क्यू है ना? हो सकता है ना? हाँ सर, ये देखो। हाँ सर, क्यू। हाँ, और फिर ये देखो, ये नहीं लगता तुम्हें कोई नंबर? 9? हाँ, 9। ये देखो, 9 9 9 है ना? और फिर ये 3 and 3, क्यों 933? सचिन, जरा लिखो बोर्ड पर, Q933। हो क्या सकता है सर? शायद कोई पासवर्ड या फिर कोई लॉकर नंबर, कोई एड्रेस, सर कोई कोड। कोड कोड अभिजीत, उस क्राइम सीन पर रोकांडा के हाथ में ये कागज का टुकड़ा मिला था। कागज का टुकड़ा, इस पर एक फिगर बनाया हुआ है क्राइम सीन का। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोड नंबर Q933 इस क्राइम सीन से जुड़ा है? क्या हो सकता है ये नंबर? क्राइम, सर कहीं केस नंबर तो नहीं? हाँ, केस ही हो सकता है। विवेक, चेक करो हमारे रिकॉर्ड में, केस नंबर Q933 है क्या? सर, यस सर, इस नंबर का एक केस है, ये 1998, 14 साल पुराना केस है। हाँ सर, इस केस में मुजरिम चंदू को 14 साल की सजा हुई थी सर, मर्डर के जुर्म में। चलो, और कुछ ही दिनों पहले वो जेल से छूटा। किसका केस सब? सर ये केस कोई विनय हैंडल कर रहा था सर, लॉयर विनय। विनय? सर कहीं ये लॉयर विनय वही तो नहीं जिसकी हमें लाश मिली? हो सकता है। और डिटेल्स देखो। यस सर। सर इस केस में एक ही विटनेस था सर, सिंगर रोकांडा। रोकांडा? रोकांडा और विनय? मतलब से ये दोनों लाशें रोकांडा और विनय की इसी केस से जुड़ी हुई है, केस नंबर Q933। हाँ, फिर देखो विवेक, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन था? सर कोई इंस्पेक्टर प्रकाश। प्रकाश? क्या वो सर? आप प्रकाश को जानते हैं क्या? बिल्कुल जानता हूँ, कॉलेज के दिनों से जानता हूँ, पुराना दोस्त है मेरा वो। सर तो फिर तो उनसे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस केस की। हाँ अभिजीत, लेकिन पहले ये चंदू जिस जेल में था वहां से उसकी पूरी जानकारी निकालनी चाहिए। तब तक मैं इस इंस्पेक्टर प्रकाश से जाकर मिलता हूं। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से, हमें एक कैदी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। सर बैठिए ना। नहीं ठीक है। जी बताइए, किसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं? चंदू। चंदू जो खून के जुर्म में यहाँ बंद था? हाँ वही। आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? वो किसी का खून करके यहाँ आया था और इस केस में ये साबित हुआ था कि उसने पैसों के लिए किसी का खून किया था और उसने 13 साल की सजा भी काटी थी। 13 साल?
जी हाँ, और अभी 2-4 महीने पहले वो जेल से छूट के गया। अच्छा, उसकी सजा पूरी हुई थी या पहले ही छूट गया? नहीं, उसे 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए सरकार ने उसकी 1 साल की सजा माफ कर दी। अच्छा, सजा काटने के बाद अब कहाँ मिलेगा, कुछ अंदाजा है आपको? नहीं सर, हमारे रिकॉर्ड में उसका कोई पता नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ वो अक्सर पुलिस से छिपने के लिए इस्तेमाल करता था? नहीं सर, हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पिछले 13 साल में जब वो जेल में था तो उसे कोई ना कोई तो मिलने आता था ना? सर आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 13 सालों में ऐसा कोई आदमी हमने नहीं देखा जो उससे मिलने आया था, और इस बात से जेल में सभी हैरान थे। पिछले 13 साल में उससे मिलने के लिए जेल में कोई भी नहीं है? हाँ सर, सच है। और ना तो उसका कोई रिश्तेदार, ना दोस्त, ना कोई यार, कोई नहीं था सर। ये तो बहुत ही अजीब बात है। बल्कि पुलिस ने जब उसे पकड़ा तब भी वो अकेला ही था। अच्छा, उसका घर कहाँ है, कुछ एड्रेस है आपके पास? अभी तक हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब चंदू के आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान इतना अकेला कैसे हो सकता है? कोई तो होगा जो उससे बातें करता होगा। अच्छा, जेल में चंदू का बर्ताव कैसे था? वो कैदियों से बात करता था या किसी से बात करता हो? सर कुछ खास नहीं, अकेला ही बैठा रहता था, अपनी दुनिया में वो खोया रहता था, किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता था सिवाय एक आदमी के। कौन? सर राजू, चाय वाला। अक्सर वो हमारी जेल में चाय देने आया करता है। चाय वाला राजू? जी हाँ सर, सिर्फ उसी से बात करता था। कहाँ मिलेगा ये चाय वाला? सर आप आगे निकलिए और दाहिने मुड़िए और सीधे चलते जाना, उसका ठेला आगे दिख जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। राजू चाय वाले के साथ बैठ के चाय पीते हैं। कितने सालों बाद आ रहा हूं मैं प्रकाश से मिलने के लिए। फिर भी सर, इतने वक्त बाद पुराने दोस्त से मिलने की बात ही अलग है। हाँ वो तो है। अरे एसीपी अंकल, आप लोग आइए ना अंदर। आयुष, कितने बड़े हो गए तुम, हैं? पापा कहाँ है? वो क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अंकल। क्या हुआ आयुष, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा है आप लोग आ गए, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? प्रकाश सर ठीक तो है ना? पापा आज सुबह से कहीं चले गए हैं और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो ऑफिस में फोन करते उनके? मैंने ऑफिस में फोन किया था, पर पापा आज ऑफिस पहुंचे ही नहीं है। हो सकता है वो किसी बाहर के काम की वजह से ऑफिस ना गए हो या फिर बिजी हो। नहीं नहीं, पापा चाहे जितना भी बिजी हो मेरा फोन जरूर लेते हैं, और अगर फोन नहीं उठा सकते तो मैसेज जरूर करते हैं। आज तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है अंकल। प्लीज पापा को ढूंढिए ना अंकल। आयुष बिल्कुल घबराओ मत, अरे तुम्हारे पापा एक दिलेर और जाबाज ऑफिसर है, समझे? आयुष एक बात बताओ, क्या पापा ने कभी तुम्हारे साथ किसी पुराने केस के बारे में कभी बात की थी? मेरा मतलब है केस नंबर Q933। केस नंबर Q933 के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन पापा किसी पुराने केस को लेकर चिंतित जरूर थे। पुराने केस को लेकर? किसकी केस, कौन सी केस? वो किसी चंदू नाम के आदमी का केस था। चंदू? चंदू की केस? यही तो केस है, केस नंबर Q933। ये केस तो 14-15 साल पुरानी केस है और 10 साल पहले पूरी भी हो गई थी। फिर इस केस को लेकर प्रकाश। पापा का फोन चालू है? जी अंकल। इधर लगा। अंकल बेल जा रही है पर कोई उठा नहीं रहा है। हाँ बेल तो जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है। फ्रेडी काम करो, प्रकाश का सेल फोन ट्रैक करो, देखो इस वक्त कहां पर है और कहां जाता है। यस सर। ये लो बेटा, और सुनो, बिल्कुल घबराना नहीं, तुम्हारे पापा को हम कुछ नहीं होने देंगे, बिल्कुल घबराओ मत। और एक बात, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले, कुछ भी पापा के बारे में या इस केस के बारे में, तो मुझे तुरंत फोन कर देना। हो रहा राजू? राजू जी साहब। 4 चाय देना। चौथी चाय किसके लिए साहब? तुम्हारे लिए। सोचा तुम्हारे साथ बैठ के चाय पिया जाए। क्यों नहीं साहब, ग्राहक तो भगवान का रूप होता है, और ग्राहक के लिए तो ये राजू कुछ भी कर सकता है साहब। बैठिए साहब, आइए आइए। और एक कैदी के लिए भी राजू कुछ भी कर सकता है ना? मैं कुछ समझा नहीं साहब। नहीं समझा? अभी समझाते हैं, निकल। ये कौन है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। सच बोल, झूठ मत बोल। जेल में जाता था ना उसके लिए चाय लेकर। आप लोग क्या कह रहे हैं साहब? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक हाथ पड़ेगा ना तो सब कुछ बताना शुरू कर देगा। बोल। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं इसे नहीं जानता साहब। वैसे नहीं मानेगा? क्या था? तुम हटी।
हाँ साहब, ढूंढ ढांढ के साहब मैं बताता हूँ। ये साहब, ये चंदू है साहब। सिर्फ इतना ही याद आया या कुछ और भी बताना चाहता है तू? मैं इसे जेल में चाय देने जाया करता था। इसे मेरी चाय बहुत पसंद थी साहब। बस इतना ही? हमने तो सुना है कि तुम्हारी और चंदू की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती तो दूर की बात है साहब, वो मुझे जान से मारने की धमकियां देता था साहब। एक दिन मौका पाकर साहब उसने मुझे दबोच लिया और मुझे कुछ चिट्ठियां दी और उसने मुझे कहा कि इन चिट्ठियों को पोस्ट कर दे और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसका कहना नहीं माना या किसी और को इस बारे में बताया तो वो जेल के बाहर अपने पार्टनर के हाथों मुझे मरवा देगा। और तुम मान गए? और मैं क्या करता मैडम, मैं एक मामूली चाय वाला और वो एक खूनी, डर तो लगता ही था। किस तरह की चिट्ठियां भिजवाता था वो तुमसे? ये तो मालूम नहीं साहब, डर के मारे मैंने वो चिट्ठियां कभी खोली ही नहीं। मगर साहब हर 5-6 महीने में वो अपने गांव मंगल नगर के लिए एक चिट्ठी जरूर पोस्ट करवाता था। मंगल नगर? मतलब उसका परिवार मंगल नगर में रहता है? और हाँ साहब, उसने जो आखिरी चिट्ठी पोस्ट करने के लिए दी थी वो कुछ दिनों बाद वापस आ गई थी साहब। वापस आ गई? क्यों? पता नहीं साहब, मैंने तो उसे पोस्ट कर दिया था लेकिन वो वापस आ गई। इस बात को मैंने चंदू को भी डर के मारे नहीं बताया साहब। क्या वो चिट्ठी अभी भी तुम्हारे पास है? जी। दिखाओ जरा। दिखाता हूँ साहब। अनीता चंदू, मंगल नगर, जनार्दन गढ़। प्यारी अनीता, कैसी हो? आशा करता हूँ कि वहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। मेरी प्यारी शीला बिटिया कैसी है? ख्याल रखना उसका, बहुत याद आती है उसकी। बस कुछ और दिन इंतजार कर लो, फिर मैं जल्दी ही तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। तब तक अपना और मेरी प्यारी बिटिया शीला का ध्यान रखना। तुम्हारा चंदू, चिट्ठी से लगता है कि ये चंदू अपने परिवार वालों को बहुत याद करता है, खास करके अपनी बेटी शीला को। चिट्ठी से तो ऐसा ही लगता है। मैं चंदू की बीवी और उसकी बेटी से मिलना चाहिए। मंगल नगर तो पहुंच गया। ये पता करना होगा कि चंदू के परिवार रहता कहाँ। सर किसी से पूछ लेते हैं। ऐसे छोटे गांव में तो सब एक दूसरे को जानते होंगे। ये आदमी औरत जो घर से बाहर निकले, इनसे पूछो जरा। सुनिए भाई साहब, आप जानते हैं चंदू कौन है? अब चंदू? कौन चंदू? हम किसी चंदू को नहीं जानते। चलो। देखिए, घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हम जानते हैं कि चंदू का परिवार इसी गांव में रहता है। सिर्फ ये जानना है कि वो रहता किस घर में है। देखिए साहब, अब हमें किसी मामले में मत घसीटिए। हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो बस सुना है कि चंदू एक मुजरिम है और वो अभी जेल में। हाँ साहब, हम पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। देखिए, आप लोग बिना बात के परेशान हो रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से पूछताछ करने के लिए आए हैं। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, डरिए मत, भरोसा रखिए। सीआईडी आप लोगों की सुरक्षा के लिए, परेशान करने के लिए नहीं। देखिए भाई साहब, बस इतना बता दीजिए कि ये चंदू रहता कहाँ है? रहता है नहीं साहब, रहता था। रहता था? अब तो ना वो यहाँ है ना उसके घर वाले। कहाँ गए वो लोग? ये तो नहीं मालूम। चंदू की बीवी और उसकी बेटी शीला यहाँ रहते थे, लेकिन 6 महीने पहले ही चंदू की बीवी मर गई। बहुत बीमार थी बेचारी। और उसकी बेटी शीला, वो कहाँ गई? उसकी माँ के देहांत के बाद तो वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, बेचारी घर बेच के चली गई। आप जानते हैं वो कहाँ है? उसका पता, फोन नंबर, कुछ भी? उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। बस शीला जाते जाते हमारा आशीर्वाद लेके गई। बहुत अभागन बच्ची थी वो, जिंदगी ने आंसुओं के सिवाय उसे कुछ भी नहीं दिया। शीला दिखती कैसी है? आप लोगों के पास कोई तस्वीर है उसकी? हाँ साहब, अपने जन्मदिन पर हमारी बेटी ने एक फोटो ली थी उसकी। क्या हम वो फोटो देख सकते हैं? जी। चंदू अपने परिवार वालों से इतना प्यार करता था, उसके बाद भी जेल से छूटने के बाद अपने गांव क्यों नहीं आया? और सर, उसकी बेटी भी घर बेचकर चली गई, वापस ही नहीं आई, ये जानते हुए भी कि उसके पिता की रिहाई को ज्यादा वक्त नहीं है। बेटी का तो पता नहीं। चंदू कहीं पे छुप के बैठा है। अगर उसने दोनों खून किए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ना तो इस गांव में आएगा और ना ही अपने घर में। ये शीला है। क्या हम ये फोटो रख सकते हैं? ये वही एरिया है जहाँ पे प्रकाश सर का मोबाइल फोन ट्रैक किया गया है। इसी एरिया में? हाँ सर। प्रकाश को फोन करना है। फोन चालू है, बेल भी जा रही है। हम प्रकाश सर के मोबाइल फोन के नजदीक पहुंच गए। गुड। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? प्रकाश सर इतनी सुनसान जगह में करने क्या आए होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उन्हें जबरदस्ती उठा के यहाँ पे लाए? हो सकता है। मुझे लगता है प्रकाश जरूर जानता है कटे हुए सिर और हाथों के बारे में। जरूर जानता है प्रकाश। सर, हम प्रकाश सर के मोबाइल फोन के बहुत नजदीक पहुंच गए सर। ट्रैक करते रहना पड़ी, ट्रैक करते रहना। विनीत, विनीत, रोको 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 रोको। इसी एरिया में कहीं पर
फोन की घंटी सुनाई पड़ रही है। आ रही है सुनाई? हाँ सर। हाँ देखो आसपास कहीं फोन है क्या? हो रहा फोन। ये तो प्रकाश का ही फोन लगता है। इसका मतलब है प्रकाश यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है सर, कहीं प्रकाश सर के साथ कुछ हो ना गया हो। चुप रहो फ्रेडी, चुप चुप बोलो। अपनी अपनी गन निकालो। प्रकाश की जान को खतरा हो सकता है। पूरा है घर। मुझे लगता है सर कि प्रकाश सर इसी घर के अंदर होंगे। चलकर देखते हैं। जरा सी भी भूल हो गई तो प्रकाश की जान को खतरा हो सकता है। उस तरफ जाकर देखो। रेडी? जाओ पीछे जाकर देखो। उधर कुछ नहीं दिख रहा है सर। सर हाँ, बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। घर के अंदर घुस से मगर सावधानी से। प्रकाश की जान को खतरा हो सकता है, उसके साथ अंदर कोई हो भी सकता है, हैं? सर अंदर तो कोई दिख नहीं रहा। रेडी? इस तरफ जाओ। विनीत, विनीत इस तरफ। माय गॉड, प्रकाश! विनीत जल्दी से पानी लेकर आओ। पानी। कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो? देखो देखो, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। मुझे जाने दो मुझे, जाने दो। मेरी तरफ देखो, देखो मुझे। मैं प्रद्युमन, इससे भी प्रद्युमन, तुम्हारा दोस्त प्रकाश। तुम यहाँ कैसे? बताता हूँ, उठा से। पानी पीना, ये पानी पी। प्रकाश। प्रद्युमन, बताओ क्या? कोई मुझे यहाँ ले आया और इसने मुझे बहुत मारा और फिर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। हम लोग कहाँ हैं? वो क्यों मेरी जान लेना चाहता है? मैंने क्या किया? फिक्र मत करो, घबराओ मत। अब हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी है तुम्हारा बाल तक बाका नहीं कर सकेगा, समझे? तो सब बताओ, है कौन? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ पर? मुझे नहीं पता। मैं जब ऑफिस जा रहा था तो किसी ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे लेके यहाँ आ गया। सर उसका चेहरा नहीं देखा आपने? नहीं देखा, उसने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। अच्छा बात बताओ, तुमने उसकी आवाज तो सुनी होगी, तो कुछ याद आता है उस आवाज से? शायद वो आवाज किसकी है तुम्हें पता होगा। अगर आवाज सुनी होती तो जरूर बता देता, लेकिन उसने मुझसे कुछ बात ही नहीं की। बस वो पागलों की तरह मुझे मारता रहा मुझे। और मैं, लगता है बहुत गहरी दुश्मनी है तुम्हारे साथ उसकी। तड़पा कर मारना चाहता था वो तुम्हें, मगर हम आ गए ना। घबराओ मत, चलो यहाँ से, चलो। पापा, ये क्या हालत होगी आपकी? किसने की? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। और उस किडनैपर से मिलने के बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। किसने किया किडनैप आपको? कौन था वो? एसीपी अंकल, पापा के साथ ये सब करने की किसकी हिम्मत हो सकती है? आयुष बेटा हिम्मत रखो, हम भी उसी आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र है प्रकाश सर हमारे साथ है, सही सलामत है। हाँ, ये बात तो है, आप लोग वक्त पर आ गए।
वरना वो किडनैपर मेरे पापा को। आयुष, तुम एक जाबाज पुलिस ऑफिसर के बेटे हो, और जाबाज पुलिस ऑफिसर का बेटा कभी रोता नहीं है, डरता नहीं है वो किसी से। घबराओ मत, हम तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने देंगे। प्रकाश, तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा? जरा याद करने की कोशिश करो, कुछ याद आ रहा है? सर प्लीज कुछ तो याद करने की कोशिश कीजिए। आपकी छोटी से छोटी बात उस किडनैपर को पकड़ने में हमारी मदद कर सकती है, प्लीज। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं बस रास्ते से किडनैप हो गया और किडनैपर ने मेरे मुंह और आंखों पे पट्टी बांध दी। फिर वो मुझे वहां ले गया जहां से आप लोगों ने मुझे बचाया। बस वो मुझे पीटता रहा और पापा। प्रकाश, प्रकाश क्या हुआ? लगता है पापा को फिर से हार्ट अटैक आ गया। अटैक? माय गॉड, जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। पापा, पापा, पापा। जो भी अंदर जाएगा, फिर वो चाहे हॉस्पिटल का स्टाफ ही क्यों ना हो, नजर रखना अच्छी तरह से। ये अंदर कौन गया? सर ये डॉक्टर कोराली है, इस वक्त राउंड पे है। पकड़ो उसे! डॉक्टर को लेकर आओ, जल्दी जल्दी जाओ। बस। रुक जाओ, भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो शीला, तो तुम हो? किस नाम से बुलाए तुम्हें? आन्या या शीला? वाह, कितनी सफाई से अपने चेहरे के साथ साथ अपनी पहचान भी बदल ली। मगर अफसोस, चेहरा बदलने के बाद भी सीआईडी से बच नहीं पाई तुम। आप ये मत समझिए कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे अपने किए का अफसोस है, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं प्रकाश की जान नहीं ले पाई। विनय और रोकांडा, उनकी जान लेकर क्या मिला तुम्हें? क्या हासिल किया तुमने? उन्हें क्या हासिल हुआ मेरे बाबा की जिंदगी बर्बाद करके? मेरे बाबा तो निर्दोष थे। 15 साल उन्हें सलाखों के पीछे सजा काटनी पड़ी, और जब वो जेल से बाहर आए तो उनकी मौत हो गई। क्या? जेल से निकलने के बाद तुम्हारे बाबा की मौत हो गई थी? हाँ, मेरे बाबा की मौत हो गई, और मरते मरते उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ नाइंसाफी हुई थी। 15 साल वो मुझसे मिलने के लिए तड़पते रहे। एक अच्छे खासे परिवार को बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। बदला तो मुझे लेना ही था, आपकी वजह से मेरा बदला अधूरा रह गया। बदला? सच पता है क्या है? सच ये है कि तुम्हारे बाबा निर्दोष नहीं थे, खूनी थे। वो खूनी, एक मासूम की जान ली उन्होंने। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बाबा निर्दोष थे, खूनी नहीं हो सकते। ऐसा ही हुआ। झूठ बोला तुम्हारे बाबा ने तुमसे कि वो निर्दोष है, और तुम बदला लेने के लिए निकल पड़ी। तुम्हारी बदले की आग ने 2 मासूम लोगों की जानें ली, विनय और रोकांडा की। भूल गई तुम कि बदले की आग में खुद के सिवा और कोई नहीं जलता, और मिलता क्या है? सिर्फ खालीपन और किए कर्मों का बोझ। बहुत गलत किया तुमने शीला, कानून को अपने हाथों में लिया। अफसोस, तुम्हें तो अब फांसी ही होगी।